हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा लान चुचैन जिनफे को वापस क्लाउड रेसिस ले आया था जब उसे पता चला कि जिनफे प्रेग्नेंट है। जिनफे जब होश में आती है तो वो कहने लगती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसकी एक सर्वेंट कहती है, मैडम आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो जेवुजुन 2 दिन पहले आपको यहाँ वापस ले आए। फ्यूचर सेक्ट लीडर लैन जैंग को भी आपकी बहुत चिंता हो रही थी। जिनफे कहती है, उसका नाम मत लो, उसी की वजह से आज मेरी ऐसी हालत हुई है और उसे फ्यूचर सेक्ट लीडर बुलाना बंद करो। फ्यूचर सेक्ट लीडर तो मेरा होने वाला बेटा बनेगा और मेरा जितना भी अपमान हुआ है वो सबका बदला लेगा। अब 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बाद वेयिंग को अचानक रात के समय पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। इससे पहले कि वेयिंग कुछ कह पाए, वांगजी उठ जाता है। वांगजी देखता है कि वेयिंग को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। वांगजी उसे संभालते हुए कहता है, वेयिंग चिंता मत करो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, बस तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। वांगजी उसे चेंचिंग देते हुए कहता है, प्लीज इसे प्ले करो। वेयिंग को समझ नहीं आता कि वांगजी ऐसा क्यों कह रहा है। वांगजी कहता है, वेयिंग प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेयिंग चेंचिंग प्ले करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं प्ले कर पाता और चेंचिंग उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपने मुंह से ही विजिल करो, बस तुम्हें कैसे भी अपनी येन एनर्जी का इस्तेमाल करना है जिससे तुम्हारी गोल्डन कोर स्टेबल रहे। वुयिंग ऐसा ही करता है। वांगजी भी उसको विजिल करने में उसका साथ देता है। धीरे धीरे वुयिंग का पेन कम होने लगता है। अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है और जय वहां पहुंचती है। वांगजी कहता है, अब सब कुछ ठीक है, जैसा कि आपने कहा था, मैंने वेयिंग को येन एनर्जी को प्रैक्टिस करने के लिए कहा। जय एक बार वेयिंग को चेक करती है और वांगजी से कहती है, हांगगुंजुन तुमने सही समय पर बिल्कुल सही फैसला लिया, वेयिंग और तुम्हारा बेबी दोनों ही सेफ हैं। वेयिंग गहरी नींद में सो जाता है। जय वांगजी से कहती है, अब तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए, और वहां से चली जाती है। वांगजी बहुत सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे यही सोचकर नींद नहीं आती कि वेयिंग कितने समय से ये दर्द झेलता आ रहा होगा। वांगजी वेयिंग के पास बैठकर उसे देखता रहता है। वेयिंग आंखें खोलने लगता है। वेयिंग वांगजी से कहता है, लंजा क्या हमारा बेबी सेफ है। वांगजी वेयिंग के फेस पर हाथ फहराते हुए कहता है, वो बिल्कुल सेफ है वेयिंग, क्योंकि वो अपनी मदर की तरह स्ट्रांग है। वेयिंग कहता है, नहीं लंजा, मैं चाहता हूँ कि वो अपने फादर के जैसा स्ट्रांग बने। वांगजी उसके हाथ पे किस करते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। वेयिंग की फ्लूट प्ले करने की वजह से काफी सारे पॉपर्स क्लाउड रिसेस में आ गए थे। सुजुई ने सारी कंडीशन लान चुचान को बता दी थी, तो लान चुचान उन पॉपर्स को क्लियर करने में मदद कर रहा था। लान चुचान कहता है, ये जरूर उसी इंसान का काम होगा, वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लान चुचान उसे शांत करते हुए कहता है, अंकल आप चिंता मत करिए, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। दोपहर के समय सुजुई वेयिंग और वांगजी का लंच लेकर जिंगशी जाता है। वेयिंग ने अभी अपनी आदत बना ली थी, वो हमेशा स्पाइसी फूड के लिए रिक्वेस्ट किया करता था, लेकिन खाते वक्त वो हमेशा वांगजी का बोरिंग फूड ही खाने के लिए कहता था और वो हमेशा वांगजी के हाथों से ही खाया करता था। वेयिंग की प्रेगनेंसी को अब 5th मंथ हो गया था और उसका बम्प थोड़ा सा शो होने लगा था। क्लाउड रिसर्च के लोगों को लगता था कि शायद वेयिंग बीमार है। लायन जैंग सबको बताता था कि उसका अंकल प्रेग्नेंट है, लेकिन क्योंकि वो एक बच्चा है तो उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता था। उस रात के बाद से वांगजी को रात को नींद आना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसे वेयिंग की चिंता होती थी। एक दिन डिनर के बाद वांगजी वेयिंग को बेड पर लिटा देता है और उसके पास ही बैठ जाता है। वेयिंग उससे कहता है, लंजा तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए। मुझे पता है उस रात के बाद से तुम ऑलमोस्ट हर रात जागते ही रहते हो, आज मैं तुम्हें सुलाऊंगा। वेयिंग उसके हेड पीस को निकालता है, उसके बाल खोलता है और उसे अपनी गोद में लिटाता है। वेयिंग वांगजी से कहता है, लंजा जाई ने मुझसे कहा था कि अब मैं उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं जहां बेबी हमारी बातें भी सुन सकता है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे। वांगजी उसकी बैली पर हाथ रखते हुए कहता है, सन हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वेयिंग कहता है, लंजा तुम्हें कैसे पता कि वो बॉय ही है।
अगर मुझे अपनी शीजिए जैसी बेबी गर्ल चाहिए हो तो। ये सुनकर वांगजी उसे डॉटर बुलाता है। अब वेइंग कहता है, लंचा, अगर वो बेबी बॉय हुआ तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे अपने लिए डॉटर सुनकर बहुत बुरा लगेगा? अब वांगजी उसे लिटिल वन बुलाता है। वांगजी और वेइंग दोनों मिलकर कहते हैं, लिटिल वन, हम तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेइंग को कुछ फील होता है। वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा, मैं तुम्हारे बेबी से रोज बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा तो कभी कोई जवाब नहीं देता, और तुम्हारी एक लाइन पर ही वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। वांगजी यह सुनकर हंसने लगता है। अब वांगजी वेइंग से कहता है, वेइंग, क्या तुम युनमक चलना चाहते हो? मुझे लगता है ये सही समय है, हमें तुम्हारे भाई को भी सच बता देना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम उन्हें खत लिख देते हैं। वेइंग कहता है, ठीक है, लेकिन अब बातें करना बंद करो और सो जाओ। जंगशा को खत मिलता है कि वेइंग प्रेग्नेंट है। जंगशा और उसकी वाइफ दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। इधर वांगजी लान चचान को अपने प्लान्स बता देता है कि वो और वेइंग कुछ समय के लिए युनमक रहने वाले हैं। तब तक जिंगशी में कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, जिससे उनके होने वाले बेबी के लिए वहाँ प्रॉपर जगह बन सके। वेइंग लान चचान से कहता है, जेवुजुन, मैं अपने साथ लान सुजुई को भी ले जाना चाहता हूँ। वो कुछ समय से बहुत टेंशन में है। मैं उसके साथ समय बिताऊंगा तो वो ठीक रहेगा। 1 हफ्ते बाद वो वापस आ जाएगा। जेवुजुन मान जाता है। युनमक जाते वक्त वेइंग वांगजी से पूछता है, लंजा, क्या अब मैं तुम्हें मोटा लगने लगा हूँ? वांगजी कहता है, ऐसा नहीं है वेइंग, अब तुम ब्यूटीफुल और हेल्दी हो गए हो। वेइंग कहता है, लंजा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पहले बहुत स्किनी था और तुम्हें पसंद नहीं था? वांगजी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। वांगजी उससे कहता है, वेइंग, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कैंडीड फ्रूट लेकर आता हूँ। वेइंग कहता है, ठीक है, लेकिन 5 लेकर आना। वांगजी कहता है, 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वेइंग कहता है, ठीक है, तो कम से कम 3 लेकर आना। वांगजी कहता है, नहीं, 3 भी नहीं। वेइंग कहता है, तो 2 तो तुम्हें लाने ही होंगे। अगर तुम 2 भी नहीं लेकर आए तो मेरी तरफ मत देखना। वांगजी मान जाता है। अब कुछ समय बाद वेइंग उससे कहता है, अंजा, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी गोद में लो ना। वांगजी कहता है, वेइंग, लेकिन बेबी। वेइंग कहता है, पहले मैं तुम्हारा बेबी हूँ। वांगजी हंसने लगता है और उसे कैरी करता है। जल्दी ही तीनों युनमक पहुंच जाते हैं। मोयुन भागता हुआ वेइंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वांगजी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वेइंग कहता है, लंजा, वो मेरी तरफ आ रहा था। वांगजी कहता है, वेइंग, तुम अभी कुछ भी नहीं उठा सकते। जंगशा और उसकी वाइफ दोनों वेइंग और वांगजी का स्वागत करते हैं। वेइंग लान सुजुई से कहता है कि वो जाकर आराम करे। जंगशा वेइंग से कहता है, माय डियर ब्रदर, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? वेइंग वांगजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस लिटिल फड़ी बड़ी के अलावा मेरे साथ ये सब और कौन कर सकता है? सब मिलकर हंसने लगते हैं। दोनों को वहां रहते हुए 1 हफ्ता बीत जाता है। जंगशा को देखकर ये बहुत खुशी होती है कि वांगजी दिन रात सिर्फ वेइंग की देखभाल में ही लगा रहता है। अब स्टोरी में एक और नया ड्रामा क्रिएट होने वाला था। जिनफे की माँ को जब पता चला कि उसकी बेटी बहुत दुख में है और उसके दुख का कारण युनमक का क्लान लीडर जांगचा है, क्योंकि जेवुजुन उसे पसंद करता है। उसने जिनफे की मदद से एक प्लान बनाया था जिससे सैक लीडर जांग मारे जा सके, लेकिन वो सब एक एक्सीडेंट जैसा दिखे। एक दिन सुबह वेइंग लेडी जांग से बातें कर रहा था। वेइंग देखता है कि वांगजी उसके आसपास नहीं था। वेइंग लेडी जांग से पूछता है कि हंगुनजुन कहाँ है। लेडी जांग कहती है, हंगुनजुन तुम्हारे भाई के साथ कुछ वाटर होल्स को कैप्चर करने के लिए गए हैं। वो दोनों जल्दी ही वापस आते होंगे। वांगजी जब लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे कुछ डाउट होने लगता है, क्योंकि उस जगह कोई भी वाटर होल्स नहीं थे। कुछ समय बाद जंगशा के साथ जो लोग गए हुए थे वो देखते हैं कि पानी में हलचल हो रही थी और उनकी तरफ एक बड़ा सा बीस्ट चले आ रहा था। जंगशा सोचने लगता है, ये बीस्ट यहाँ कैसे हो सकता है? आसपास के लोगों ने तो कभी इस बारे में कोई कंप्लेन नहीं की। वांगजी उसे देखकर कहता है, या तो ये बीस्ट अपने ओनर से बचकर यहाँ भाग गया है या फिर कोई जानबूझकर इसे यहाँ छोड़कर गया है। इसके गर्दन पर एक निशान भी है। जंगशा कहता है, अगर ऐसा है तो इस जानवर को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और वो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है।
वांग जी अपनी गुचिन का इस्तेमाल करता है और उस बीस्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट और भी भयानक होता जाता है। वांग जी जंगशा से कहता है, क्लान लीडर जैंग, आपको वापस लौटना चाहिए और भी लोगों की मदद लेकर आनी चाहिए। तब तक मैं यहाँ सब कुछ संभालता हूँ। चेंगशा कहता है, लान वांग जी जिद्दी मत बनो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं वापस लौटकर वेइंग को क्या बोलूंगा। अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, लेकिन वांग जी और चेंगशा अभी तक वापस नहीं लौटे थे। चेंगशा दुखी मन से वापस लौटता है। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया था। वेइंग उसे देखकर कहता है, जंगशा ये सब क्या हुआ और लंजा कहाँ है? क्या वो पहले से ही हमारे रूम में चला गया? जंगशा उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। वेइंग कहता है, जंगशा तुम मुझे डरा रहे हो, जल्दी बताओ लंजा कहाँ है? तभी पीछे से कुछ लोग वांग जी को स्ट्रेचर पर लेकर आ रहे होते हैं। वेइंग अपनी कंडीशन की परवाह किए बिना उसकी तरफ भागते हुए जाता है और कहता है, लंजा तुम्हें क्या हुआ? मुझसे बातें करो। वेइंग जंगशा से पूछता है, उसे क्या हुआ है? जंगशा कहता है, उसके अंदर जहर फैल गया है। हम सब वाटर होल्स को कैप्चर करने गए थे, लेकिन वहां पर कोई वाटर होल्स नहीं थे। वहां एक विशाल जानवर था और उसी के हमले से ये सब हुआ है। मुझे लगता है ये सब किसी का बिछाया हुआ जाल था, जिसका टारगेट हंगुन जुन नहीं बल्कि मैं था। जंगशा का एक आदमी ली चांग कहता है, हम हंगुन जुन को फिजिशियन के पास ले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। वेइंग गुस्से में कहता है, तुम वांग जी को यहाँ तक लाने में इतना लेट कैसे हो गए? वांग जी जो कि बहुत गहरी सांसें ले रहा था, वेइंग से कहता है, वेइंग इतनी जोर से मत चिल्लाओ, बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। वेइंग कहता है, ठीक है लंजा, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी ही ठीक होना होगा, मेरे और हमारे बेबी के लिए। वेइंग जंगशा से कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वेइंग वांग जी की तलवार बीचिन लेता है और वांग जी की बॉडी पर उस जगह जहाँ पर जहर फैला हुआ था वहां कट लगाता है और वांग जी की बॉडी से ब्लड फ्लो होने लगता है। वेइंग वांग जी की बॉडी पर एक तालिस्मान लगाता है और एक स्पेल करता है, जिससे जहर भी बाहर आने लगे। धीरे धीरे वांग जी की बॉडी से जहर भी बाहर आने लगता है और दूसरी तरफ वेइंग उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी देता रहता है। वेइंग उसे ठीक करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। वो अपनी कोर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बॉडी की हीट भी बढ़ने लगती है। वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसे ये सब रोकने के लिए कहता है। वेइंग पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है, लंजा जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगे, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। वेइंग की आंखों का कलर भी बदलने लगता है। वेइंग वांग जी से कहता है, लंजा बस कुछ सेकंड और रुक जाओ। वांग जी फिर उससे कहता है, वेइंग प्लीज ये सब रोक दो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी आराम की जरूरत है। वेइंग स्पेल करता रहता है और वांग जी की बॉडी से धीरे धीरे सारा जहर निकल जाता है और उसकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है। वांग जी को नींद आने लगती है। वेइंग उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे वहां सुला देता है, लेकिन वेइंग का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वेइंग जंगशा से कहता है कि तुम्हें वो बीस्ट कहाँ मिला था? लेडी जैंग उससे कहती है, वेइंग हंगुन जुन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, तुम्हें अब अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना चाहिए। वेइंग लेडी जैंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह सब नोटिस करते हैं कि वेइंग हंगुन जुन के पास नहीं था। वो पूरे लोटस कोव में सर्च कर चुके थे, लेकिन वेइंग उन्हें वहां भी कहीं नहीं मिला। जंगशा को लगने लगा शायद वेइंग हंट वाली जगह ही गया होगा। जंगशा कहता है, भगवान का शुक्र है कि वांग जी अभी सोया हुआ है, वरना वांग जी को वेइंग के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता। जंगशा अपने लोगों के साथ वेइंग को ढूंढने के लिए निकलता है और लेडी जैंग से कहता है, जब हंगुन जुन होश में आए तो उसे कैसे भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि वेइंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। जंगशा ने लान चचान को ये सब के बारे में मैसेज भेज दिया था। लान चचान भी जंगशा के पास आता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, क्या वांग जी अब ठीक है? जंगशा कहता है, हंगुन जुन ठीक है, लेकिन वेइंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। और वो दोनों मिलकर वेइंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जब उठता है तो वो देखता है कि उसके पास में वहां लेडी जैंग थी। वांग जी उनसे पूछता है, लेडी जैंग वेइंग कहाँ है? इससे पहले कि लेडी जैंग को जवाब दे पाती, वेइंग के पीछे से आवाज आती है, लंजा मैं वापस आ गया हूँ। लेडी जैंग उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। वेइंग उसके पास आता है, लंजा क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? वांग जी कहता है, हाँ वेइंग, अगली बार ऐसा कभी मत करना, तुमने अपनी और हमारे बेबी की जान खतरे में डाल दी थी।
वुयिंग कहता है, लंजा, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी हालत में मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहता? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे होश में आते ही मैं तुम पर नाराज हो जाऊं? और मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ होंग गुंजन। अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मुझे कोई गिफ्ट भी मिलना चाहिए। वांग जी मुस्कुराता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर दूसरी तरफ जेवू जुन ने उस इंसान को पकड़ लिया था जिसने उस जानवर को पानी में छोड़ा था। जेवू जुन ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने ये सब अपने एक बॉस के कहने पर किया था और हमारे बॉस को एक फीमेल लान ने हायर किया था। जेवूजुन का शक सीधा जिनफे पर जाता है, लेकिन जेवूजुन उसे ऐसी हालत में पनिश नहीं कर सकता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब एक महीना बीत जाता है और वियिंग वांगजी वापस जिंगशी में आ जाते हैं। यार, ऑथर ने कुछ ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स ला दिए हैं दोनों की लाइफ में। मैं हर बार सोचती हूँ अब तो दोनों पेरेंट्स बन ही जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। मैं सोच रही हूँ कुछ चैप्टर्स स्किप करके डायरेक्ट उस चैप्टर पे आ जाऊँ जहाँ दोनों के बेबीज हो जाएंगे। आप लोगों का क्या कहना है? पूरी स्टोरी में मज़ा आ रहा है या फिर कुछ चैप्टर स्किप कर दूं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की स्टोरी लाइन कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।